है गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। सबसे पहले बताइए कैसे चल रही है आपकी तैयारी, क्योंकि दिन बचे हुए हैं 33 दिन बाद आपका एग्जाम होगा। लेकिन मैं आप एक बात और बताना चाहता हूँ आपके। आज से 2-3 दिन बाद यहाँ पर आपके शुरू हो जाने हैं प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस पेपर्स। तो हम टोटल प्रीवियस पेपर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताकि हमारी मेंटेलिटी बन जाए कि किस तरह से हमें कम समय में पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना है। तो यह मानते हुए कि वीडियो आपने चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, यह मानते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टॉक एक्सचेंज पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। जो स्टॉक एक्सचेंज है आपका, क्या वो पूंजी निर्माण को और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है? क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज में आपको पूंजी का निर्माण भी होता है, आपको पूंजी भी मिलती है। और यहाँ पर बैरोमीटर भी कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज को क्या बोलते हैं? बैरोमीटर भी कहते हैं किसी भी देश का। तो आर्थिक विकास का ये बैरोमीटर भी होता है। तो बात सही है, ए बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं। एक स्टॉक एक्सचेंज थ्रू द प्रोसीजर ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड रीइन्वेस्टमेंट सेविंग गेट्स चैनलाइज्ड इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिविटी इन्वेस्ट रेवेन्यू। कह रहे विनिवेश और पुनः निवेश की प्रक्रिया के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज बचत को अपने सबसे अधिक उत्पादक निवेश मांगों में लगा देता है। तो यहाँ पर भी सही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जिसको जरूरत होती है वो इन निवेश को ले लेता है। तो दोनों बातें सही हो रही हैं और एक्सप्लेनेशन भी यहाँ सही है। तो ऑप्शन क्या होगा सही आपका? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आपके सामने क्या है, केस। हमने यहाँ पर आपको केस, स्टेटमेंट, असर्शन रीजन, मैचिंग और सिंपल क्वेश्चन और आपके पिक्चर वाले क्वेश्चन टोटल यहाँ पर सभी को शामिल किया है, ताकि आपकी तैयारी 100% गुड हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ एबीसी लिमिटेड ने 2008 में 500 करोड़ रुपए के अपने शेयर की सदस्यता के लिए प्रोस्पेक्टस जारी किया। इस इशू को 20 गुना अधिक सब्सक्राइब किया गया। कंपनी ने सभी आवेदकों को आनुपातिक आधार पर शेयर जारी किए। बाद में सेबी ने प्रोस्पेक्टस का निरीक्षण किया और इसमें कंपनी के प्रबंधन के बारे में कुछ भ्रामक विवरण पाया, कुछ गलत विवरण पाया। तो सेबी ने 5 करोड़ का जुर्माना लगा दिया और इससे 3 कार्यकारी निर्देशकों के 3 साल के प्रतिभूति बाजार में काम करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। जो उसके 3 निदेशक थे, कार्यकारिणी निदेशक थे, डायरेक्टर थे, उनको भी क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो आपको बताना है यहाँ पर उपरोक्त मामले में सेबी द्वारा किए गए कार्य की पहचान करें। तो सेबी ने कौन सा कार्य किया है? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के कार्य होते हैं, तो उसमें से रेगुलेटरी फंक्शन भी होते हैं, डेवलपमेंट्री फंक्शन भी होते हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शन भी होते हैं, नन ऑफ दीज भी होते हैं। तो यहाँ पर बताइए कौन से किए हैं उसने? कौन सा फंक्शन होगा यहाँ पर? तो यहाँ होगा प्रोटेक्टिव। उसने प्रोटेक्ट किया है। क्या किया है? सुरक्षात्मक कार्य किया है, कि जो गलती पाई है, भ्रामक विवरण पाया था, उसका उसने क्या किया है? उस पर दंडित कर दिया है उसको। तो इसको किस में आ जाएगा? प्रोटेक्टिव फंक्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखा था आपने, देखिए एसेसरिजन का, ये यहाँ देखा आपने केस, और अब देखिए आप मैचिंग। तो यहाँ पर देखिए स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट, ये आपको कॉलम ए में दिए गए स्टॉक एक्सचेंज के विभिन्न कार्यों का मिलान कॉलम सेकंड में दिए गए उनसे संबंधित कथनों से करना है। देखिए स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट की बात करें, तो एक स्टॉक एक्सचेंज एंश्योर वाइडर शेयर ओनरशिप। एक स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो एंश्योर्स करता है कि वाइडर शेयर ओनरशिप होनी चाहिए। इसको बोलते हैं इक्विटी कल्ट। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करें, तो ये होती है आपकी मेंबरशिप ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इज वेल रेगुलेटरी, के सही तरीके से रेगुलेटेड किया जा रहा हो। प्राइजिंग ऑफ सिक्योरिटी, तो इसको देखेंगे हम। एक स्टॉक एक्सचेंज इज मैकेनिज्म ऑफ कंटेंट वैल्यूएशन। प्राइस सिक्योरिटी में क्या होता है कि वो मैकेनिज्म होता है। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केट एबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, तो इसका क्या होगा आपका? ये हो जाएगा आपका सेकंड। इट गिव्स इन्वेस्टर टू द चांस टू डिसइन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट। ठीक है। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केट एबिलिटी, इसका मतलब क्या है? लिक्विडिटी का कि एक चांस मिलता है, दोनों तरह का चांस मिलता है, कि आप इन्वेस्टर को
डिसइन्वेस्ट भी कर सकते हैं और री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या सही होगा? बी सही। अब देखते हैं, देखिए पिक्चर वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है। आपको वित्तीय प्रबंध की अवधारणा को पहचानना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कौन सी कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर हो रहा है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। तो यहाँ ये मनी मार्केट की बात कर रहा है, कैपिटल मार्केट की बात कर रहा है, प्राइमरी मार्केट की बात कर रहा है, सेकेंडरी मार्केट की बात कर रहा है। तो देखिए आपकी अगर फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट आपकी दो हो जाएंगी, आपकी मनी मार्केट हो जाएगी और आपकी साथ में आपकी कैपिटल मार्केट हो जाएगी। मनी मार्केट और इसमें भी आपकी प्राइमरी हो जाएगी और आपकी सेकेंडरी भी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको देखना आईपीओ कौन सी मार्केट में होते हैं। आईपीओ होते हैं आपके प्राइमरी मार्केट में। ठीक है, आईपीओ आईपीओ होते हैं कि जो इनिशियली सबसे पहले शेयर पहले बार कंपनी अपने सिक्योरिटी को इश्यू कर रही है, सिक्योरिटी इश्यू कर रही है कोई कंपनी, तो आईपीओ। तो ये प्राइमरी मार्केट की बात हो रही है। ठीक है, मनी मार्केट में कुछ फाइनेंशियल कुछ क्या होते हैं, कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं जिनसे आप मनी ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं, फंड ले सकते हैं। और कैपिटल मार्केट आपकी मनी मार्केट कैपिटल मार्केट में दो मार्केट हो जाती है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में पहली बार इशू होते हैं आपकी सिक्योरिटी, सेकेंडरी में आपकी जो इशू हो चुकी है उन्हीं को दोबारा खरीदा और बेचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Capital market instruments are considered riskier both with respect to return and principal repayments। कह रहे पूंजी बाजार के साधनों को रिटर्न और मूलधन चुकती दोनों के संदर्भ में जोखिम भरा माना जाता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। भाई पूंजी बाजार के जो साधन होते हैं उसमें रिटर्न और मूलधन दोनों बड़ा जोखिम भरा होता है, रिटर्न वापस होगा भी या नहीं। पूंजी बाजार और दूसरा है आपका कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट जनरली यील्ड अ हायर रिटर्न फॉर इन्वेस्टर। और जो पूंजी बाजार है निवेश से आमतौर पर निवेशकों को अधिक रिटर्न मिलता है। ये भी बात सही है, रिटर्न भी अच्छा खासा मिलता है। देखो यहाँ पर रिस्क भी ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है। हायर रिस्क हायर रिटर्न, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट क्रिएट फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करती है, एक्सचेंज करती है, क्रिएट और एक्सचेंज दोनों करती है या कुछ नहीं करती। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सी होगा, ये क्रिएट भी करती है, जो पहली बार आपके इशू भी होते हैं और उनको एक्सचेंज भी होता है फाइनेंशियल मार्केट में। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट दो तरह की हो सकती है, मनी मार्केट और आपकी कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट आपकी कैपिटल मार्केट आपकी दो तरह की हो सकती है, प्राइमरी और सेकेंड। तो प्राइमरी में तो पहली बार इशू होते हैं और सेकेंडरी में उनका एक्सचेंज होता है, और दोनों ही किस में आते हैं? फाइनेंशियल मार्केट में आते हैं। तो इसका मतलब फाइनेंशियल मार्केट क्रिएट भी करती है और एक्सचेंज भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनी मार्केट डील्स इन सिक्योरिटी, लॉन्ग शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी को डील करती है मनी मार्केट, या लॉन्ग टर्म वाली सिक्योरिटी को डील करती है मनी मार्केट? कौन सी? मनी मार्केट। या शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टर्म की इशू करती है, या नन ऑफ दीज? तो सही ऑप्शन होगा आपका ए, शॉर्ट टर्म की, जो कि एक साल तक, एक दिन से लेकर एक साल तक की होती हो सकती हैं। ठीक है, जिसमें आपके क्या क्या आते हैं? ट्रेजरी बिल आता है। ट्रेजरी बिल क्यों क्या बोलता है? जीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है क्योंकि इन पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। और आपका दूसरा कौन सा होता है? आपका कमर्शियल पेपर भी होता है, आपका एक्सचेंज ऑफ बिल भी होता है यहाँ पर। ठीक है, और आपकी कॉल मनी भी होती है। ये सब किस में आती है? ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। कॉल मनी की कम से कम अमाउंट कितना होता है? 10 करोड़ होता है कम से कम अमाउंट कॉल मनी का। और ट्रेजरी बिल का क्या होता है? 25,000 होता है कम से कम अमाउंट। और साथ में अगर यहाँ से कॉल मनी का 10 करोड़ हो गया, और अगर पूछें आपसे कॉमर्शियल पेपर, तो कॉमर्शियल का पेपर पेपर का कम से कम कितना अमाउंट होता है? 5 लाख अमाउंट होता है कम से कम। ठीक है, ये भी बातें आपको सब याद रखनी है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म फंड कहाँ से मिलता है? शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में डील करते हैं सिक्योरिटी को। आगे बढ़ते हैं। इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, कोल मनी कैपिटल मार्केट का पार्ट है। कह रहे कैपिटल कोल मनी इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। क्या कैपिटल मार्केट का पार्ट है कोल मनी, या प्राइमरी मार्केट का पार्ट है? प्राइमरी मार्केट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, या सेकेंडरी मार्केट, या प्राइमरी सेकेंडरी? तो देखिए ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि कैपिटल मार्केट में दोनों होते हैं। आपके प्राइमरी मार्केट भी होता है
और सेकेंडरी मार्केट भी होता है, जिसमें पहली बार सिक्योरिटी इश्यू हो रही है प्राइमरी, जिसमें सिक्योरिटी पहले से इश्यू हो चुकी है फिर इश्यू हो रही है, उनको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Secondary market help existing investor to disinvest and fresh investment to enter the market। जो सेकेंडरी मार्केट है वो हेल्प करता है कि जो इन्वेस्टर है वो अपने जो उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा उसको खत्म भी कर सकते हैं और दोबारा से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्रेश इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो बात तो सही कही गई है बिल्कुल। सेकेंडरी मार्केट में यही तो होता है स्टॉक एक्सचेंज में। इट इज द मार्केट फॉर द पर्पज, इट इज टू इट इज अ मार्केट। ये एक ऐसी मार्केट है जिसका पर्पज होता है सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, कि जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है उनको सेल करना। ठीक है। खरीदी गई खरीद और बिक्री के लिए एक बाजार है ये, जो मौजूदा प्रतिभूतियों को आप यहाँ बेच सकते हो, खरीद सकते हो। तो दोनों ही सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम ए वित्त बाजार के विभिन्न शब्दों का, कॉलम दो से उनसे संबंधित कथनों का मिलान कीजिए। देखिए मनी मार्केट की बात कर रहे हैं, और मनी मार्केट क्या होती है? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, ऑल्सो नोन एज द स्टॉक मार्केट कहते हैं इसको, या इसको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होती है यहाँ पर, या इसको नए इशू शेयर मार्केट भी कहते हैं। तो मनी मार्केट क्या होती है? ये होगा आपका, ये होती है आपकी शॉर्ट टर्म वाली सिक्योरिटी यहाँ पर बेची जाती है। कैपिटल मार्केट में क्या लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होती है? बिल्कुल होती है। कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होती है, हाँ जी होती है। तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होती है कैपिटल मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में स्टॉक मार्केट कहेंगे इसको, या न्यू इशू मार्केट। प्राइमरी का मतलब है न्यू इशू मार्केट। ठीक है, जिसमें पहली बार आप इशू कर रहे हैं सिक्योरिटी को। और सेकेंडरी मार्केट में क्या होगा? सेकेंडरी मार्केट में होता है कि इसको हम स्टॉक मार्केट भी कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। और अब स्टॉक कितने हैं? स्टॉक एक्सचेंज 24 है। और इसको कंट्रोल कौन करता है? सेबी आपको कंट्रोल करता है, जिसका नाम क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1992 में। इससे पहले कौन देखता था? इससे पहले जो विनिमय बोर्ड था, विनिमय बोर्ड 1947 था। लेकिन जब वह विफल हो गया, वो सही उसका कंट्रोल नहीं रहा, तब जाकर आपका सेबी का निर्माण हुआ। ठीक है। तो टोटल अब कितने हैं? 24 आपके स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के प्रति उपभोक्ता की पसंद में बदलाव के अनुकूल होना चाहिए। देखिए ऑनलाइन शॉपिंग के प्रति उपभोक्ता की पसंद में बदलाव के अनुकूल होना। फास्ट सर्विस ने किराना डिलीवरी ऐप शुरू किया। एक ऐसा ऐप प्लेटफॉर्म जो 10 मिनट में किराना का सामान डिलीवरी करता है। इस सेवा की वजह से फास्ट सर्विस ने 1 साल के भीतर ही भीतर बहुत बड़ा मुनाफा कमाया। इसने अपने परिचालन का विस्तार करने की योजना बनाई और निवेशकों को सीधी अपनी प्रतिभूतियां जारी करके धन जुटाने का फैसला किया। सीधा, आप सीधी जारी करो, जरूरी नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में ही जाओ, आपने सीधी अपनी प्रतिभूतियां जारी कर दी। जिस बाजार के माध्यम से फास्ट सर्विस ने अपना विस्तार के लिए धन जुटाने का फैसला किया, वह कौन सा बाजार होगा? वह मनी मार्केट होगा, प्राइमरी मार्केट होगा, सेकेंडरी होगा, दोनों होगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो सही ऑप्शन होगा आपका प्राइमरी, क्योंकि उसने पहली बार उसने सीधा धन पब्लिक से जुटाया है। तो प्राइमरी मार्केट होगा, सेकेंडरी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी मार्केट एसोसिएटेड विद ओल्ड इशू। प्राइमरी मार्केट में क्या होते हैं? नए नए इश्यूज होते हैं, ओल्ड इश्यूज होते हैं, दोनों होते हैं। तो देखिए ऑप्शन होगा आपका बी, न्यू इशू। प्राइमरी में कैसे होती है? नई सिक्योरिटी इशू की जाती है। आगे देखते हैं। सेकेंडरी मार्केट डील्स विद परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, या सेल ऑफ परचेज को, या स्टॉक को, या परचेज सेल, दोनों को। तो देखिए यहाँ बात हुई है सेकेंडरी मार्केट को। सेकेंडरी मार्केट में सब कुछ होता है, परचेज और सेल। सो परचेज और सेल दोनों होते हैं। जो सेकेंडरी मार्केट होती है उसमें क्या होता है? सिक्योरिटी का सेल भी होता है और परचेज भी होता है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देर इज फॉर्मल अरेंजमेंट फॉर दिस इन द फॉर्म ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ DFHI।
डीएफएचआई की स्थापना के रूप में इसके लिए एक औपचारिक व्यवस्था है। देयर इज अ फॉर्मल arrangement for this in the form of establishment of DFH. Capital market security are considered liquid investment. जो कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट है, पूंजी बाजार प्रतिभूतियों को तरल निवेश माना जाता है। इनको तरल निवेश माना जाता है। देखिए यहाँ पर आपका तरल निवेश नहीं माना जाता, ये लॉन्ग टर्म के लिए निवेश होते हैं पूंजी बाजार में जो मिलते हैं, इसलिए ये तो होगा आपका फॉल्स। तो यहाँ पर आपका सॉरी, और कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी आर कंसीडर लिक्विड इन्वेस्टमेंट, कि आप इसको जल्दी खरीद कर और जल्दी ही बेच सकते हैं, बिल्कुल लिक्विड माना जाता है। तो एसरसन तो है यहाँ पर सही। ठीक है, एसरसन तो है सही, लेकिन आर सही नहीं है, आर है यहाँ पर गलत। ठीक है, डी एफ एच आई। देखिए यहाँ मुझे जो बात बतानी है वो ये बतानी है, देखिए अगर DFHI की बात करें, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, ये क्या है आपका? डिस्काउंट डिस्काउंट फाइनेंस फाइनेंस डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, हाउस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें कि इसकी स्थापना, ये तो बात ठीक है कि ये एक औपचारिक व्यवस्था थी, बिल्कुल ठीक है, ये औपचारिक ही व्यवस्था थी। ठीक है, लेकिन किस में थी? ये कौन से बाजार में थी? ये थी मनी मार्केट में। किसमें थी ये? मनी मार्केट में थी ये औपचारिक व्यवस्था, मनी मार्केट में। लेकिन यहाँ पर असर्शन में किसकी बात हो रही है? पूंजी बाजार की। तो ये पूंजी बाजार की व्यवस्था नहीं है। क्या? DFHI, डिस्काउंट फाइनेंस हाउसिंग हाउस ऑफ इंडिया, तो ये व्यवस्था जो है ये किसकी है? ये मनी मार्केट की व्यवस्था है, ये कैपिटल मार्केट की व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए आर क्या है यहाँ पर? आर है आपका गलत। ठीक है, तो आर तो है गलत, लेकिन ए है सही। तो आपको ये याद रखना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर सुन लेना, देखिए DFHI है तो औपचारिक व्यवस्था ही, लेकिन किसकी औपचारिक व्यवस्था है? ये है मनी मार्केट की औपचारिक व्यवस्था है। ठीक है, और यह संस्था क्या करती थी? बाजार प्रलेखों को तैयार बाजार उपलब्ध कराने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। ठीक है, इससे बाजार में होता क्या है? अधिकतम तरलता रहती है, लिक्विडिटी रहती है। इससे DFHI से, लेकिन कौन सी मार्केट में? मनी मार्केट में, पूंजी में नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सप्लाई साइड ऑफ द फाइनेंस? फाइनेंस की सप्लाई साइड कौन सी होगी? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंश्योरेंस कंपनीज, या इंडस्ट्री? कहाँ से इसको सप्लाई होती है? सप्लाई साइड कौन सी होगी फाइनेंस की, या इंडस्ट्री? तो सही ऑप्शन होगा आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंश्योरेंस कंपनी। ये क्या कर सकती है? ये फाइनेंस की सप्लाई साइड होती है, ये फाइनेंस देते हैं, इंश्योरेंस कंपनी भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन गिविंग इनपुट टू सेविंग एंड ट्रांसफर देम टू मोर प्रोडक्टिविटी यूजेस, निम्नलिखित में से कौन सी बचत को बढ़ावा देने के लिए उन्हें अधिक उत्पादक उद्योगों में स्थानांतरित करने का कार्य करता है? थोक बाजार, खुदरा बाजार, वित्तीय बाजार, वित्तीय संस्थान। तो सही ऑप्शन होगा आपका वित्तीय बाजार। जो आपका फाइनेंस मार्केट है वो क्या करता है? वो जो आपकी बचत है उनको और बढ़ाने के लिए अधिक उपयोगी स्थान उनको ट्रांसफर करता है, कि वो और भी बढ़ जाए और भी अधिक हो जाए। सेंसेक्स इज बेस्ड ऑन कंपनीज, कितनी कंपनी सेंसेक्स में आती हैं? सेंसेक्स क्या है आपका? सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स की बात करें तो ये मुंबई शेयर बाजार की 30 कंपनियों के आधार पर अंशों के बाजार मूल्य में जो उतार चढ़ाव को दर्शाने वाला सूचकांक है, ये इंडेक्स है। ये सेंसेक्स क्या है? ये क्या है? इंडेक्स। क्या है ये? इंडेक्स है, मतलब सूचकांक है। और ये किसका सूचकांक है? ये है आपका मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का। ठीक है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का ये सूचकांक है, इंडेक्स है। और ये क्या करता है? इसमें कितनी कंपनियां हैं? इसमें 30 कंपनियां हैं, 30 कंपनियां हैं इसमें। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडेक्स ऑफ NSE इज कॉल्ड,
एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स की बात भी यहाँ पर होनी चाहिए। जब भाई आपने बात यहाँ पर किसकी की है, जब आपने यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स की बात कर ली, तो क्यों ना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात हो। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो होगा आपका निफ्टी। तो निफ्टी और सेंसेक्स आपको याद रखना है। निफ्टी, निफ्टी किसका है, नेशनल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज है फिलहाल, तो वो है आपके 24 शेयर बाजार हैं, 24 स्टॉक एक्सचेंज है। 30 कंपनी किसमें है, 30 कंपनी आपकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राहुल रैक्सटल लिमिटेड के शेयर खरीदना चाहता है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार कर रहे हैं। उसे लगता है कि भविष्य में शेयर की कीमतें बढ़ेंगी। इस उद्देश्य के लिए उसे किस बाजार का रुख करना चाहिए, मनी मार्केट का, प्राइमरी मार्केट का, सेकेंडरी मार्केट का, ये दोनों का। तो सही ऑप्शन होगा सेकेंडरी मार्केट का रुख उसको करना चाहिए। अगर उसको लगता है कि कीमतें बढ़ने वाली हैं, तो उसको सेकेंडरी मार्केट में जाना चाहिए और सिक्योरिटी को खरीदना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स एडवांटेज ऑफ द इंटरनल ट्रेड, निम्न में से कौन सा आंतरिक व्यापार का लाभ उठाता है। सभी शेयर धारक उठाते हैं, कंपनी की गुप्त जानकारी रखने वाले लोग उठाते हैं, सभी डिबेंचर उठाते हैं, या ये सभी। देखिए सभी डिबेंचर्स, ऑल डिबेंचर्स होल्डर ये क्या करते हैं, ये एडवांटेज लेते हैं इंटरनल ट्रेडिंग का। इंटरनल ट्रेडिंग का ये एडवांटेज लेना चाहते हैं कौन, सभी डिबेंचर होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स ये compete with each other, एक दूसरे की प्रति स्पर्धा करते हैं, या कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के पूरक हैं, फंक्शन ऑफ इंटरडिपेंडेंटली, या स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, या कंट्रोल ईच अदर, एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। तो सही ऑप्शन होगा आपका बी, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट ये क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। पहली बार इशू होंगी सिक्योरिटी प्राइमरी मार्केट में, दोबारा वो एक्सचेंज होंगी, खरीदी और बेची जाएंगे, तो वो होगी सेकेंडरी मार्केट में। तो ये दोनों के क्या है, एक दूसरे के पूरक है, कंप्लीमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डील विद द न्यूली इशूड शेयर, सेकेंडरी मार्केट करता है, प्राइमरी मार्केट करता है, ये दोनों। यहाँ रे न्यूली इशूड शेयर, नए शेयर जारी किए जाते हैं, ये किससे संबंधित होगा, तो सीधा सीधा प्राथमिक से होगा, प्राइमरी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल मार्केट डील विथ शॉर्ट टर्म फंड्स, मिड टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म फंड्स, इनमें से कोई नहीं। तो देखो कैपिटल मार्केट में मिलते हैं आपके लॉन्ग टर्म फंड्स, लंबे समय के लिए आपको फंड्स मिल जाता है यहाँ, किसमें, कैपिटल मार्केट में। और मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए, ये आपको याद रखना। और आपको याद है ना मनी, अगर मनी मार्केट की अगर मैंने बात करी थी आपको, वो भी याद है कि जो मनी मार्केट में कहाँ कहाँ से आप फंड ले सकते हैं, वो क्या पता है, बिल्कुल कहाँ से ले सकते हैं, ट्रेजरी बिल से ले सकते हैं। कहाँ से ले सकते हैं, ट्रेजरी बिल से ले सकते हैं। और कहाँ से, कॉमर्शियल पेपर से ले सकते हैं। अब मैं मनी मार्केट की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की। और कहाँ से पैसा ले सकते हैं, कॉल मनी से पैसा ले सकते हैं। और कहाँ से ले सकते हैं आप, कॉमर्शियल बिल से ले सकते हैं, कॉमर्शियल बिल से भी पैसा ले सकते हैं। और कहाँ से ले सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मतलब सीडी से पैसा ले सकते हैं। ट्रेजरी बिल के बारे में पता है क्या बोलते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। ये भी आपको पता होगा कि इसको क्या कहते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड कहा जाता है। किसको कहा जाता है जीरो कूपन बॉन्ड, ट्रेजरी बिल को कहा जाता है जीरो कूपन पौंड। और इसकी कम से कम कितने के खरीदे जाते हैं, कम से कम जो ट्रेजरी बिल होते हैं 25,000 का खरीदा जाता है, कम से कम। ठीक है, 25,000 का कम से कम खरीदा जाता है। और इससे ज्यादा का खरीदना होता है तो आपको 25,000 के गुणा में ही खरीदना होता है। 50,000 के खरीद लो, 76,000 के खरीद लो, 1 लाख के खरीद लो। और इनका नाम भी याद रखना है आपको, क्या, जीरो कूपन बॉन्ड इनको ही कहा जाता है। इनको इशू कौन करता है, आरबीआई इशू करता है। किसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इशू करता है। और किसको इशू करता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल को इशू करता है। जैसे नॉन बैंक क्या हो सकती है, जैसे एल आई सी, यूटीआई, इन सबको ये इशू करता है। और आपको सीपी के बारे में पता होगा कि सीपी कम से कम 5 लाख रुपए से शुरू होता है। सीपी कॉमर्शियल पेपर 5 लाख कम से कम इसको, 5 लाख से इसको खरीदना पड़ता है। और इसका एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमर्शियल पेपर का, वो क्या है, सेतु विथ। इसको क्या कहते हैं, सेतु। सेतु क्या होता है, ब्रिज, पुल।
सेतु क्या होता है? ब्रिज। तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रिज फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि अगर आप शेयर इशू करना चाहते हो तो उसके लिए आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट आएगी, कुछ खर्चा आएगा, तो उस खर्चे को पूरा करने के लिए आप इन कॉमर्शियल पेपर को इशू कर लेते हो। ठीक है। और आपको साथ में ही कॉल मनी, कॉल मनी क्या होती है? ये 15 दिन तक ली जा सकती है। और कॉल मनी क्यों ली जाती है? कॉल मनी की अगर बात करें तो ये कौन लेता है? बैंक लेते हैं, अपना क्या पूरा करने के लिए? सीआरआर को पूरा करने के लिए ये कॉल मनी लेते हैं। और कम से कम कॉल मनी कितने की होती है? कम से कम 10 करोड़ की कॉल मनी हो सकती है। और इसको अधिकतर जो आप देखेंगे वो 100 करोड़ की कॉल मनी होती है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने यहाँ साझा करी। बस एक और थी आपकी सीडी की। सीडी भी कितने का होता है? सीडी भी कम से कम 5 लाख रुपए का होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। कॉमर्शियल बिल कितने दिन के लिए जारी किए जाते हैं? ये 90 डेज के लिए जारी किए जाते हैं। तो ये सारे क्या थे? ये वो इंस्ट्रूमेंट थे जिनसे आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा ले सकते हैं, और ये कॉल मनी में आते हैं। ठीक है। बाकी यहाँ हम तो किसकी बात कर रहे थे? तो कैपिटल मार्केट की बात कर रहे थे। और कैपिटल मार्केट कौन सा फंड देती है? कौन सा? लॉन्ग टर्म का फंड देती है। और ये सब क्या थे? ये सब थे आपके शॉर्ट टर्म के लिए फंड। ठीक है, शॉर्ट टर्म के फंड थे ये सब, आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉर स्टॉक एक्सचेंज द सर्विस ऑफ सेबी आर ऑप्शनल है, नेसेसरी है, अननेसेसरी है, एसेंशियल है। तो ये है एसेंशियल, आवश्यक है इसकी सर्विस। ठीक है। ये जो सेवाएं देता है सेबी स्टॉक एक्सचेंज के लिए बिल्कुल आवश्यक है, इसके बिना बात नहीं बन सकती। पूंजी बाजार के साधन रिटर्न और मूलधन की चुकती दोनों संदर्भ में जोखिम भरे होते हैं। बिल्कुल होते हैं जी, होते हैं। पूंजी बाजार माध्यम से दीर्घकालीन प्रतिभूति को सौदा करना होता है। द कैपिटल मार्केट डील इन द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। बिल्कुल। तो यहाँ पर दोनों सही हैं और आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, कंपनी, गवर्नमेंट या नन। तो ये किसका इंटरेस्ट को आप प्रोटेक्ट करता है? तो ये करता है इन्वेस्टर्स के, जो इन्वेस्ट कर रहा है, निवेशक है, उसके इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करता है। कौन? स्टॉक एक्सचेंज। आगे बढ़ते हैं। मिशन कोच लिमिटेड भारतीय रेलवे के लिए एक कोच बनाने वाली एक बड़ी और विश्वसनीय कंपनी है। अब यह इन कोचों को दूसरे देशों में निर्यात करना चाहती है और नई हाई टेक मशीनों में निवेश करने का फैसला करती है। चूंकि निवेश बड़ा है, इसलिए इसके लिए दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता होगी, लंबे समय के लिए पैसा चाहिए। यह इक्विटी शेयर जारी करके धन जुटाने का फैसला करती है। इक्विटी शेयर जारी करने में बहुत बड़ी फ्लोटेशन लागत आती है, ये भी आपको पता है। इसलिए फ्लोटेशन लागत के खर्चों को पूरा करने के लिए कंपनी मनी मार्केट का उपयोग करने का फैसला करती है। उस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जिससे उपयोग कंपनी उपरोक्त उद्देश्यों के लिए कर सकती है। बताइए इसको कहाँ से पूरा किया जा सकता है? ट्रेजरी बिल से, कॉमर्शियल पेपर से, कॉल मनी से, कॉमर्शियल बिल से। सॉरी। तो ये किया जा सकता है कॉमर्शियल पेपर से। तो इसको क्या कहा था मैंने? सेतु। अभी मैंने इसको क्यों क्या क्या कहा था? सेतु मतलब ब्रिज। ये ब्रिज क्या है? देखिए, आपको शेयर इशू करने हैं। क्या इशू करने हैं? शेयर इशू करने हैं। और इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है। तो इस खर्चे को पूरा करने के लिए, ये जो खर्चा आता है इसी को तो फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। इस फ्लोटेशन कॉस्ट को पूरा करने के लिए आप किसकी तरफ जाएंगे? कॉमर्शियल पेपर की तरफ जाएंगे और कॉमर्शियल पेपर इशू करेंगे। उससे आपको फ्लोटेशन कॉस्ट की पूर्ति हो जाएगी। तो आपको ये याद रखना है। यहाँ फ्लोटेशन कॉस्ट की ही बात कर रहा है, सॉरी, किसकी? कॉमर्शियल पेपर की बात कर रहा है जिससे फ्लोटेशन को पूरा किया जा सकता है। और इसको क्या बोलते हैं? सेतु। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिज फाइनेंसिंग या सेतु वित्त भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। फ्लोटिंग कॉस्ट पूरा करने में होता है यूज इसका, और इसका 5 लाख कम से कम ये होता है कॉमर्शियल पेपर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। की स्थापना मुद्रा बाजार साधनों के लिए तैयार बाजार उपलब्ध कराने के विशिष्ट उद्देश्यों से की गई है। किसकी स्थापना? डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया की। कि इसकी स्थापना बाजार साधनों के लिए तैयार बाजार उपलब्ध कराने के विशेष उद्देश्यों से की गई है, या सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, या रिजर्व बैंक की, या स्टेट बैंक की। तो सही ऑप्शन होगा आपका डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, DFHI। DFHI किसका? किसके लिए? मनी मार्केट के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। तो इसकी क्यों की गई है? हैज द एस्टेब्लिश्ड DFHI हैज बीन एस्टेब्लिश्ड विद द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग रेडी मार्केट
फॉर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इसके बारे में तो मैंने आपको बताया था अभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेयर प्राइस ऑन स्टॉक एक्सचेंज आर डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कह रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर की कीमतें मांग और आपूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। कह रहे हैं शेयर की जो कीमत है वो मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है। बात सही कह रहे हैं। बात बिल्कुल सही है कि मांग और पूर्ति शेयर की ये निर्धारित करेंगी शेयर का प्राइस। A stock exchange is a mechanism of contract valuation of through which the price of security are determined. Exchange stock exchange नियंत्रण मूल्यांकन का एक यंत्र है जिसके माध्यम से प्रतिभूतियों की कीमतें निर्धारित की जाती हैं। स्टॉक एक्सचेंज नियंत्रण निरंतर मूल्यांकन का एक यंत्र है क्या स्टॉक एक्सचेंज, जिसके माध्यम से प्रतिभूतियों की कीमतें निर्धारित की जाती है। ये भी बात सही है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में ही तो पता चलता है किसके कितनी डिमांड है, किसकी कितनी सप्लाई है। बिल्कुल सही, तो दोनों बातें यहाँ पर सही है। ऑप्शन आपका ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सॉरी। Which of the following is the development function of Security and Exchange Board of India? आपको सेबी का फंक्शन बताना है। सेबी का फंक्शन बताना और कौन सा फंक्शन बताना है इसका वो भी बताना है आपको। डेवलपमेंट फंक्शन बताना है। ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरी सिक्योरिटी मार्केट, इंटरमीडिएटरी ऑफ सिक्योरिटी मार्केट को ट्रेनिंग, या प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिस एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिक्योरिटी मार्केट, या अंडरटेक्स स्टेप फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, या प्रोविजन ऑफ फ्रॉड फ्रॉडेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ट्रेनिंग एंड इंटरमीडिएट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, प्रतिभूतिया बाजार के मध्यस्थों का प्रशिक्षण। अगर आप प्रशिक्षण कर रहे हैं तो डेवलपमेंट जरूर होगा, ये आपको याद रखना है। ट्रेनिंग हो रही है तो यहाँ पर ट्रेनिंग है तो डेवलपमेंट भी जरूर होगा। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज विच हेल्प in creating a continuous market where security are bought and sold is safety of transaction। कह रहे हैं फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें हेल्प होती है क्रिएट करने में कंटिन्यूस मार्केट जहां वेयर जहां सिक्योरिटी खरीदी और बेची जाती है। सेफ्टी ट्रांजैक्शन, प्राइसिंग सिक्योरिटी, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, कंट्रीब्यूशन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सही ऑप्शन होगा आपका प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। तो ये क्या है? इसका फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का, जो इन हेल्प करता है क्रिएट करने में कंटिन्यूअस मार्केट में, कि प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज? सेबी का बताओ कार्य कौन सा नहीं है? ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरी बिल्कुल है, अभी तो बात हुई थी। कंट्रोलिंग ऑफ इनसाइडर ट्रेड बिल्कुल है। रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर सब ब्रोकर बिल्कुल कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन इसका यहाँ, तभी वो ब्रोकेज कर सकते हैं। प्राइजिंग ऑफ सिक्योरिटी, प्राइस ये नहीं करता, प्राइस तो खुद ही सेट हो जाते हैं, तो ये इसका कोई फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये तो मांग डिमांड और सप्लाई से पूरे हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर रिस्कर बोथ with respect to return and principal repayment of compared to money market instrument. This highlight the following point of difference between capital market and मनी मार्केट। कह रहे हैं पूंजी बाजार के साधन मुद्रा बाजार के साधनों की तुलना में रिटर्न और मूलधन की अदायगी दोनों में मामले में जोखिम भरे होते हैं। कौन से? पूंजी बाजार के जोखिम जोखिम भरे ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार के बीच अंतर को किस बिंदु से उजागर किया जा रहा है? साधन से, अवधि से, सुरक्षा से, तरलता से। तो सुरक्षा की बात हो रही है, सेफ्टी की बात हो रही है। कहाँ पर सेफ है? पूंजी बाजार में सेफ है, या आप मुद्रा बाजार में सेफ है? मनी मार्केट में सेफ है, या आप कैपिटल मार्केट में सेफ है? तो सुरक्षा की बात यहाँ पर हो रही है। आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म।
इज कॉल्ड डीमेटलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिलेटेड टू डिटरमाइन डीमेटलाइजेशन। डीमेटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपनी सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना है कि इससे निम्नलिखित में कौन सा कथन डीमेटलाइजेशन से संबंधित नहीं है, वो बताना है। शेयरों में एक एकल खाते के माध्यम से व्यापार का सुचारू हस्तांतरण और निपटान हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। ऋण पत्र, ऋण प्राप्त करने के लिए डीमेट प्रतिभूतियों को गिरवी रखा जा सकता है या बंधक रखा जा सकता है, बिल्कुल। शेयर प्रमाण पत्रों के खोने, चोरी होने, जालसाजी का कोई खतरा नहीं रहता है। मौजूदा भौतिक शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, नहीं नहीं किया जा सकता है भाई, ये गलत कह रहे हैं। तो ऑप्शन आपका डी होगा। इसी के पूछ रहे थे कि कौन सा संबंधित डिमेटलाइजेशन से नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कह रहे पूंजी बाजार से तात्पर्य उन सुविधाओं और संस्थागत व्यवस्थाओं से है जिनके माध्यम से ऋण और इक्विटी दोनों तरह के दीर्घकालिक फंड जुटाए जा सकते हैं, निवेश किए जा सकते हैं। किससे? पूंजी बाजार से। तात्पर्य उन संस्थाओं से है जिसके माध्यम से ऋण और इक्विटी दोनों तरह के फंड जुटाए जा सकते हैं, निवेश किया जा सकता है। बात तो सही है। यह गलत पूछा था। द्वितीय बाजार, सेकेंडरी, वह बाजार है जहां कंपनी द्वारा निवेश को सीधा या किसी मध्यस्थ के माध्यम से प्रतिभूति बेची जाती है। भाई सीधी नहीं बेची जाती है ना, सीधी नहीं, बिकी हुई बेची जाती है। तो ये ऑप्शन गलत है, यहाँ गलत ही पूछा था। आगे बढ़ते हैं। सेबी ने हाल ही में एनएससी और इसके 14 अधिकारियों को एक्सचेंज की लोकेशन सुविधा में तरजीह प्रीफ्रेंस तरजीह पहुंचू के आरोप पर स्पष्टीकरण मांगते हुए सूचना मांगी और कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। ऐसा करके सेबी ने कौन सा कार्य किया है यहाँ पर? सुरक्षा का, नियामक का, विकासात्मक का, या इनमें से कोई नहीं? तो उसने किया है यहाँ पर नियामक का, रेगुलेटरी फंक्शन का। ये देखो रेगुलेटरी कर दिया है, यहाँ पर रेगुलेट किया है कि आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कि इसमें कथन गलत कौन सा है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के सुरक्षात्मक कार्यों में अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुल्क या अन्य शुल्क लगाना शामिल है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की सुरक्षात्मक कार्यों में अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुल्क या अन्य शुल्क लगाना शामिल है। तो यही गलत है, इसमें कोई अलग से शुल्क नहीं लगता है। ठीक है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की विकास कार्यों में प्रतिभूति बाजार के मध्यस्थों का प्रशिक्षण करना है, बिल्कुल है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के विनिमय कार्यों में सामूहिक निवेश योजनाएं और म्यूचुअल फंडों का पंजीकरण शामिल है, हाँ जी। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के उद्देश्यों में निवेशक को विशेष रूप से व्यक्तिगत निवेशों के अधिकार और हितों की रक्षा करना, उन्हें मार्गदर्शन और शिक्षित करना शामिल है, बिल्कुल है। बस यही था जो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मैच कीजिए रेगुलेटरी फंक्शन, डेवलपमेंटरी फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन सेबी के। कैरियर टू रजिस्टर द ब्रोकर, सब ब्रोकर एंड अदर प्लेयर टू स्टॉक मार्केट। तो ये डेवलपमेंटरी में आएगा, रेगुलेटरी में। तो यहाँ तो पहला पहले से सही मिला हुआ है, ये तो रेगुलेटरी में आ जाएगा। डेवलपमेंट फंक्शन में ट्रेनिंग आती है, कंट्रोल एंड इनसाइडर ट्रेडिंग, सिक्योरिटी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग आ जाती है, तो ये बी का हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है। और प्रोटेक्टिंग फंक्शन में क्या आ जाता है? टू कंट्रोल द इनसाइडर ट्रेडिंग, आपका सेकंड आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं मास्टर जी, और यहाँ पर बैठे हैं, ये प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो यहाँ पर बताइए सेबी का कौन सा कार्य है? यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो गया है, आप खड़े हैं, आप यहाँ पढ़ा रहे हैं, और आपके देखिए पढ़ने वाले यहाँ पर कितने ध्यान से बैठे हुए हैं। वैसे रियल में आजकल ऐसे नहीं होते हैं जो इतने ध्यान से देखते हैं, लेकिन फिर भी देखिए कितने ध्यान से यहाँ पर आपको देख रहे हैं, और आप यहाँ खड़े हुए हैं, आपका सिलेक्शन हो गया है। ये सोचकर आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि अब देखिए आप क्या कर रहे हैं। सेबी का कार्य बताइए, सेबी क्या कर रहा है? रेगुलेटरी फंक्शन दिखाया जा रहा है, डेवलपमेंटरी फंक्शन है, प्रोटेक्टिव फंक्शन, या नन ऑफ दीज? देखिए यहाँ सेबी कुछ सिखा रहा है बोर्ड पर। सिखा रहा है मतलब ट्रेनिंग दे रहा है, और ट्रेनिंग का मतलब ट्रेनिंग दोगे तो डेवलपमेंट तो होगा ही। तो कौन सा ऑप्शन होगा? डेवलपमेंटरी फंक्शन। तो कौन सा हो रहा है? डेवलपमेंटरी फंक्शन हो रहा है। ऑप्शन आपका भी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय बाजार वित्तीय परिसंपत्तियों के खरीदारों और विक्रेताओं दोनों के समय, प्रयासों और धन को बचाने में मदद करता है।
वित्त बाजार जो होता है वित्त परिसंपत्ति के खरीदार और विक्रेता दोनों के समय और प्रयास को बचाने का मदद करता है। बात सही है, हाँ जी करता है। दूसरा, वित्तीय बाजार जो होता है फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द सिक्योरिटी बीइंग द ट्रेड इन द मार्केट। वित्तीय बाजार बाजारों में कारोबारी को दी जा रही प्रतिभूतियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेशो के पिता ने अपनी बेटी को एक बड़ी सी सीमेंट कंपनी के शेयर उपहार में दिए, जिसके साथ वे काम कर रहे थे, जिस कंपनी के साथ वे काम कर रहे थे। प्रतिभूति भौतिक रूप में थी, उसके पास पहले से ही एक बैंक खाता है और उसके पास किसी अन्य प्रकार की प्रतिभूति नहीं है। वह शेयर बेचना चाहती थी और इस उद्देश्य के लिए उसने एक पंजीकृत ब्रोकर से संपर्क किया। एक अनिवार्य विवरण बताया जो उसे ब्रोकर को देना होगा। अब बताइए वो ब्रोकर को उसको क्या देना होगा? डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस देना पड़ेगा, पैन नंबर देना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डिटेल देनी पड़ेगी या रेसिडेंस स्टेटस देना पड़ेगा। तो उसको देना पड़ेगा अपना पैन नंबर। ठीक है, पैन नंबर देना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, अगर हम यहाँ पर बात करें कि आप एक शेयर बाजार में अगर बात करें कि आप अगर शेयर बाजार में शेयर खरीदना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या करना जरूरी होता है, वो ही इसमें उसी से ही यहाँ पर बात की गई है। क्या बात की गई है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको ब्रोकर का चयन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ब्रोकर का चयन करना पड़ता है। ब्रोकर का चयन करना पड़ता है और उसके बाद आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है। कौन सा? डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। वो कौन करता है? ये दो डिपॉजिटरी होती हैं, आपको एनएसडीएल और दूसरी सीडीएसएल। ये दोनों डिपॉजिटरी इस अकाउंट को आपको खोलेंगी। तो आपको किससे मिलना पड़ेगा? आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से मिलना पड़ेगा। वही आपको, ये दो ही इंस्टीट्यूट है जिसमें आपके डिपॉजिटरी मतलब डीमेट अकाउंट खोला जा सकता है। उसके बाद जब आपका अकाउंट खुल जाएगा, तब आप देते हैं आदेश। आदेश देंगे आप और आदेश को पूरा किया जाएगा। आपका आदेश देने के बाद फिर आदेश को पूरा किया जाएगा और उसका निपटारा सेटलमेंट हो जाता है। और सेटलमेंट में दो तरह के सेटलमेंट होते हैं। एक होता है आपका T2, आपने सुना होगा। एक तो होता है T+2 और एक होता है आपका T7, T5 जो भी हो। लेकिन T2 में क्या होता है? T2 में होता है कि आपने जैसे आज आज क्या है, मान लेते हैं आज जैसे आपका मंडे है, तो आज आपने जो भी यहाँ पर ऑर्डर दिया है, तो कल इसके लिए क्या होगा? कल यहाँ पर आपका एक नोट तैयार किया जाएगा, सौदा पक्का होने की सूचना मतलब। तो एक आपका नोट तैयार किया जाएगा और वो आपका ब्रोकेज करेगा और ब्रोकर करेगा। और यहाँ पर आप जब वो आपका एक दिन अगले दिन मतलब मंडे से ट्यूसडे में तो वो नोट तैयार होगा और मंडे ट्यूसडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वेडनेसडे में आपका ये ट्रांजैक्शन फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके आप जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कहीं और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, आप उसको भी जरूर बताएं। आशा करते हैं आपके जरूर आपका सपना साकार हो इस बार। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।